प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। पूरी दुनिया में कोविड की एक और लहर का सामना है। सख्त पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। जब पहली लहर आई थी तो उस वक्त दुनिया ने एक पहला तजुर्बा किया था। एक तरह से कोविड की पाबंदियों का लॉकडाउन किया गया था। एक खौफ व हरास का आलम था। सब लोग उस लॉकडाउन की पाबंदी कर रहे थे। पाबंदियाँ आयद की गई थी कि 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकते, घर पे पार्टीज़ नहीं हो सकती, फंक्शंस नहीं हो सकते, शादियाँ नहीं हो सकती, फ्यूनरल्स नहीं हो सकते। ये तमाम पाबंदियाँ आयद की गई थी। ऐसे में पहला जो लॉकडाउन हुआ था 2020 में, तब की बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की कुछ तस्वीर शाये हुई हैं जिसमें वो अपने सरकारी घर के गार्डन में एक पार्टी करते हुए देखे जा सकते हैं, या दोस्तों के साथ एक महफिल में देखे जा सकते हैं जिसमें कुछ सरकारी अमले के अफराद शामिल हैं। अब इस पर तनकीद की जा रही है कि एक ऐसा माहौल जिसमें लॉकडाउन किया गया था, सख्त किस्म की पाबंदियों को सबको सामना था, तो वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुद इन पाबंदियों को फॉलो क्यों नहीं किया और ज़िम्मेदारी का सबूत क्यों नहीं दिया। इस पर वज़ीर-ए-आज़म, बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और बोरिस जॉनसन जो हैं वो इसकी वजाहतें कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये इस नौयत की तनकीद है कि तनकीद होगी, वजाहत हो जाएगी और बात ख़त्म हो जाएगी, या दबाव इससे बढ़ भी सकता है। क्या बोरिस जॉनसन साहब को ज़्यादा संजीदगी के साथ जो है वो इस दबाव का सामना है? सूरत हाल क्या है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ नमान साहब मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ़ हैं यूके के, बहुत शुक्रिया। गुलाम हुसैन साहब, अफजल खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बरतानवी रुकन पार्लियामेंट हैं, और अहमद शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन ह्यूमन राइट्स कमीशन बरतानिया। तमाम मेहमानों को मैं खुशामदीद कहूँगा। गुलाम हुसैन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, ये 2020 की तस्वीर है, क्या ये बहुत संजीदा मामला है? क्या ये इतना संजीदा है कि इससे सियासत में हलचल मची हुई है, और क्या इसको बहुत संजीदगी के साथ देखा जा रहा है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने जो है वो पाबंदियों को फॉलो नहीं किया और ख़ुद पर वो पाबंदियाँ लागू नहीं की? इसका क्या नताइज निकल सकते हैं? बहुत शुक्रिया सर आपका। बिल्कुल ये इंतहाई मैं कहूँगा संजीदा मामला है, और मेरी अभी काफ़ी लोगों से बातचीत भी हुई है। टोरी पार्टी के भी कुछ लोग हैं, कुछ लेबर पार्टी के हैं, लिबरल डेमोक्रेटिक कुछ लोग। ऐसी मैं गुफ्तगू कर रहा था कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर आकर इतराफ़ कर ले कि बिल्कुल ऐसा हुआ है और मैं इसको गलती तस्लीम करता हूँ, तो एक बहुत बड़ा मामला है। और मेरे ख्याल से अब टोरी पार्टी के अंदर से जो हुक्मरान पार्टी है, लेबर पार्टी तो जाहिर है अपोजिशन पार्टी है, और लिबरल डेमोक्रेट इन्होंने तो जाहिर है इस इशू को हाईलाइट करना ही करना है, लेकिन टोरी पार्टी के जो अपने अरकान हैं वो भी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म के इस जो एक्ट है उसके खिलाफ हैं और इस्तीफे का जो है वो मुतालबा भी कर रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से आने वाले दिनों के अंदर बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे, और उनकी पार्टी के अंदर से ही और आवाज़ें बुलंद होंगी। और लग ये रहा है कि ये जो हरकत हुई है 10 डाउनिंग स्ट्रीट के अंदर और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी में, ये उनकी जो है वो इक़्तिदार ले डूबेगी। और क्योंकि बरतानिया के अंदर इस सोसाइटी के अंदर जो है वो इस तरह के जो मोरालिटी वाले वाक़यात हैं उनको बहुत संजीदगी से लिया जाता है। और इस वक्त जो सिविल सोसाइटी है, हमारे जो आम लोग हैं, और यहाँ तक हुआ है कल गुज़िश्ता रोज़ ये भी हाईलाइट किया गया कि मलका बरतानिया के जो शोहर हैं, जब उनकी वफ़ात हुई तो उनको भी एक SOPs के साथ और पाबंदियों के साथ जो है वो उनकी तदफीन हुई और स्टेट फ्यूनरल नहीं हो सका। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग जो है वो कोविड के दौरान जो है वो मौत के मुंह में गए, और लोगों ने बड़ा SOPs के साथ उनकी तदफीन की। और अगर उसी दौरान जो है वो पूरा मुल्क बंद हो, लॉकडाउन हो, कारोबार बंद हो, पार्लियामेंट्स बंद हों, तमाम जो है वो कारोबारी ज़िंदगी मुअत्तल हो, तो उस दौरान जो है वो उस घर के अंदर जो कि पूरे मुल्क को चलाने वाला घर हो, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, और उसके अंदर जो है वो SOPs के खिलाफ वर्जी हो रही हो। और ये भी कहा गया कि दावा किया गया कि 100 के करीब लोगों को मदऊ किया गया, जिसमें शायद 30-40 जो हाई प्रोफाइल लोग उसके अंदर आए। तो ऐसे में इस तरह का वायलेशन होना मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी वेरी बिग न्यूज़। और इसी वजह से जो है वो अपोजिशन पार्टी जो है वो उनको भी सही ठीक ठाक तनकीद का मौका मिला हुआ है, और वो भी उन्होंने भी अपने जो हर तरफ से जो है वो नश्तर बरसा रहे हैं बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म पर। और जो हुक्मरान पार्टी है उसके अंदर से भी जो बैक बेंचर्स हैं वो भी जो है मैं कहूँगा बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो इस पर तनकीद कर रहे हैं। और बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस वक्त बहुत दबाव का शिकार है, और लोग तो तजिया नगार तो ये कह रहे हैं कि आने वाले जो
चंद हफ्ते हैं वो बड़े अहम है बरतानवी सियासत के अंदर, और कुछ भी हो सकता है कि बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जी को स्टेप डाउन भी करना पड़े। जी सही है। अच्छा अफजल खान साहब, ये जो वजाहत और माजरत उन्होंने की कि जी कोविड के दौरान अमले ने जिस तंदही के साथ काम किया था उनका शुक्रिया अदा करने के लिए तकरीब रखी गई थी जिसमें उन्होंने सिर्फ 25 मिनट के लिए शिरकत की थी। ये वजाहत और फिर उस पर उनकी माजरत, क्या ये दोनों कबूल नहीं की जा सकती हैं? जी, बड़ी मेहरबानी आपकी। आई थिंक जो पहली बात है वो तो ये है ना कि ओवरऑल है क्या, तो उसमें मसला ये है कि हुकूमत ने कानून बनाए जिसमें कि लॉकडाउन किया गया पूरे मुल्क को, और उस दौरान हुकूमत जो अमली तौर पे है वो ख़ुद उन्हीं कानूनों पे अमल नहीं कर रही थी। फिर दूसरा इसके अंदर मसला ये बनता है कि जब इस चीज़ पे सवाल उठाए गए तो प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट चेंबर के अंदर ये बात कही है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। और अब उसके बाद जो एविडेंस सामने आ रहे हैं वो ये है कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि ओवर अ डजन पार्टीज हुई हैं, जिसमें आपके प्रीवियस स्पीकर हमारे जो थे उन्होंने कहा था कि भाई 100 को इनवाइट किया गया था। मसला इसमें यह भी है कि इनवाइट भी किया गया था, साथ ये कहा था कि बूज लेके आए, तो उसमें ये दावत थी कि आपने के साथ शराब को भी लेके आए। और फिर फोटोग्राफ भी सामने आ गए। उस एक पार्टी के अंदर 100 जब इनवाइट किए गए थे, 40 लोग जो थे जिन्होंने अटेंड किया था। तो इस तरह अब लास्ट नाइट और एविडेंस आ चुका है कि और भी पार्टीज हुई हैं जिसमें लोगों को यहाँ जमा किया गया है। पूरी रात पार्टीज चलती रही हैं। जैसे कि अगेन पहले कहा गया है कि मलका खुद जो थी उन्होंने इसको फॉलो किया, मुल्क भर के लोगों ने इसको फॉलो किया और लोगों को फाइन हुए हैं। मुझे आज एक ईमेल अपने कंस्टिट्यूएंट से मिली है और वो स्टूडेंट थी। जब वो स्टूडेंट थी और लॉकडाउन था तो वो दूसरे स्टूडेंट जो उसी फ्लैट्स में ब्लॉक में थे उनके साथ ताश खेल रहे थे, तो उन सब को फाइन किया गया। तो अब सवाल वो ये कर रहे हैं कि कानून हम पे लागू हो रहा है, हम पे फाइन हो रहे हैं, तो हुकूमत पे क्यों नहीं? तो हुकूमत का मसला ये बना हुआ है कि वो रिलेक्टेंट हैं। आज भी जब उन्होंने कल बात की थी वेडनेसडे को, तो वेडनेसडे को भी प्राइम मिनिस्टर ने जो अपोलोजाइज किया था वो क्लियर कट अपोलॉजी नहीं थी, वो अपोलॉजी खुद क्वालिफाइड थी। अब भी वो ये चीज़ नहीं मान रहे कि उन्होंने कानून तोड़ा है, जब एविडेंस जो है डेली सामने आ रहा है कि बिल्कुल लॉ को ब्रेक किया गया है। और क्योंकि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर ये बात कही है कि कुछ नहीं गलत काम हुआ, तो अब उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि जो हमारे रूल्स हैं यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर अगर आपने गलत बात की है तो उसके बाद एक ही रास्ता बचता है आपके लिए, वो है आउट होने का, आपको रिजाइन होना पड़ता है। तो अब ये सवाल है क्या प्राइम मिनिस्टर खुद रिजाइन करेंगे? अभी तक उनकी आर्गुमेंट जो चल रही है वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने सू ग्रे को कहा है कि वो इसको इंक्वायरी करे। तो अब दूसरी तरफ से आर्गुमेंट ये आ रही है कि जो चीज हुई है आपके अपने दफ्तर के अंदर हुई है, जिसमें आप खुद मुलव्वस रहे हैं, आपको किस रिपोर्ट की जरूरत है? आप तो सच्ची बात कर सकते हैं ना, आप भी वो नहीं कर रहे। तो उसके अलावा फिर जो सवाल उठता है क्या कि पुलिस वाले इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे? अभी तक जो लंदन पुलिस है उनकी पोजीशन ये रही है कि हम वेट करेंगे इंक्वायरी के कंप्लीट होने तक। अगेन इस चीज़ पे मसला है, क्योंकि ट्रेडिशनली जो पुलिस की कार्रवाई होती है वो किसी रिपोर्ट की इंतजार नहीं करती, बल्कि ये देखती है कि क्या कोई जुर्म हुआ है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और क्योंकि स्ट्रीट में चीज़ें हुई हैं तो यहाँ जो पुलिस की ड्यूटी है और जो सिक्योरिटी है, जो सर्वेलेंस कैमरेज हैं, ये सब अवेलेबल हैं जो कि पुलिस के पास हैं, तो वो क्यों इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे? ये भी अब सवाल उठ रहा है। पार्टी के उनके अंदर अब जो हैं लेटर्स आ चुके हैं, जो बैक बेंच उनके 1922 कमेटी होती है जहाँ पे उनको 15% जब लोगों के सिग्नेचर अगर आ जाए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, तो उनको फिर इलेक्शन के लिए होगा। अब सवाल ये है कि क्या मिनिस्टर खुद चले जाएंगे या कि इलेक्शन उनके खिलाफ होगा कि उनको चैलेंज किया जाएगा। तो प्रेशर बढ़ रहा है सब पार्लियामेंटेरियन, पर्टिकुलरली कंजर्वेटिव पे। ठीक है, राइट सर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हम का इस पर नुक्ता नज़र जानते हैं, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेकर वापस आते हैं।
दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन की मई 2020 की लीक होने वाली तस्वीर और उसके नतीजे में उन पर पड़ने वाला दबाव, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। मेरे साथ अहमद शहजाद साहब भी मौजूद हैं। अहमद शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया। आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? देखें जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इस बड़े एक इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में। देखिए, अवान साहब ने, गुलाम अवान साहब ने और दूसरे आपके मेहमान ने बहुत ही आला तरीके से सारी उस पर रोशनी डाल दी है कि क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स के हवाले से इस प्राइम मिनिस्टर ने जो भी यहाँ के एक एथिकल चीजें थी, या जो यहाँ का एक कानून था, या एक मॉरल एक आमीन पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, उन सब को तोड़ दिया है। और उसकी वजह यह है कि बार बार झूठ बोलना, बार बार पार्लियामेंट में जाके गलत बयानी करनी, और एक पार्टी नहीं, जिस तरह आपके मेहमान हमारे दोस्त ने पहले कहा, 12 से ज्यादा पार्टियां हुई हैं। और सबसे जो तकलीफ से बात है वो ये कि लोगों को फाइन हुए हैं, लोगों को कुछ सजाएं भी हुई हैं, लोगों को इतना मजबूर किया गया कि वो उनके जो खुद फैमिली थी जो कोविड में मुतासर थी, वो बेचारे फौत हो गए, उनसे वो मुलाकात नहीं कर सके। बहुत सी सदमादेह चीजें हैं जो कि सामने आ रही हैं। और फिर क्वीन, देखिए, हमारी हेड है सारे मुल्क की, यूके की और कॉमनवेल्थ की। उनके हस्बैंड की डेथ हुई और वो एक दिन फ्यूनरल से पहले ये पार्टियां मना रहे थे। कुछ तो कुछ इनको एहसास होना चाहिए था। देयर इज नो वे कि ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ये वहाँ बैठे रहे, ये इनको जाना ही होगा। तमाम हल्कों में से अभी ये आवाज उठ रही है, मीडिया से, उनकी खुद पार्टी से जो पार्लियामेंटेरियन है वो आवाज उठा रहे हैं कि इनको रिजाइन करना चाहिए। ये तो गलत बात है। एक असूल है, एक प्रिंसिपल है यहाँ की पॉलिटिक्स का कि अगर आप पे कोई शक भी है, आप साइड पे हो जाए, फिर इन्वेस्टिगेशन होने दें। लेकिन ये जिद करके बैठे हुए हैं, इनको जाना ही है और इंशाल्लाह ये जाएंगे ताकि ये जो इंग्लैंड की और यहाँ की पार्लियामेंट की जो रेपुटेशन है वो बहाल बने। सही है। गुलाम हुसैन साहब, एक तो जाहिर है उनसे जो रेजिग्नेशन का मुतालबा किया जा रहा है और रिज़ाइन करने से उन्होंने इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ क्या कानूनी कदगने भी उन पर आयद हो सकती हैं, कानून के दायरे में भी आ सकते हैं, और अगर हो सकते हैं तो फिर कौन सा कानून उन पर अप्लाई होते हैं? किस कानून की खिलाफ वर्जी हुई? जी बिल्कुल, वही कानून उनके ऊपर भी लागू होता है कि उन्होंने जो कोरोना वायरस की जो गवर्नमेंट ने खुद ही SOPs जो तय किए थे, एक कानून भी बनाए थे जी, और वो वही उन्हीं पर लागू होते हैं। और जिस तरह आम लोगों को के खिलाफ इस तरह इन्वेस्टिगेशन होती है, जिस तरह मोहतरम अफजल खान साहब ने बताया कि ताश खेलते हुए, कार्ड्स खेलते हुए लोगों को जब पकड़ा गया और उनको भी सजा हुई, उनको फाइन हुए, तो अगर यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को फाइन हो जाए या इस तरह उनको इन्वेस्टिगेट हो जाए तो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग। तो इसमें क्या फाइन और सजा होती है पार्टी के लिए ये इस कानून को तोड़ने की? देखें, गवर्नमेंट ने जो है ना मुख्तलिफ औकात के अंदर फाइन रखे हुए थे। कभी 500 पाउंड भी था, कभी इससे भी ज्यादा था। फिर झूठ बोलने पर, गलत बयानी करने पर, गलत इन्फॉर्मेशन देने पर इसकी सजा तो प्रिजन भी है। तो जैसा कि अफजल खान साहब ने कहा कि पहले प्राइम मिनिस्टर इस पर इनकार कर चुके हैं कि जी ऐसा कुछ नहीं हुआ, और फिर जब ये एविडेंस सामने आई, जब ईमेल सामने आई, जब कुछ इनके अपनी पार्टी के लोगों का कन्फेशन आ गया, तो अब जो है वो उन्होंने माना और मान के पार्लियामेंट के अंदर जो है वो उसको तस्लीम भी किया। अब जब तस्लीम कर लिया है कि उन्होंने SOPs की खिलाफवर्जी की है, इतनी बड़ी जो कोरोना वायरस के जो रूल ब्रेक किए हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनकी जान जो इस तरह छूटने वाली नहीं है। और मैं कहूँगा उनकी इस एक्ट से जो है वो लेबर पार्टी को भी एक नई जान मिल गई है। उनके भी जो MPs हैं, हमने देखा नाज शाह की भी तकरीर, अफजल खान साहब की, इसके अलावा अन्नम कैसर है हमारी MP, और सब ने जो है वो बड़ी दो तेज तकरीरें की असम्बली के अंदर और बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं हुकूमत को। और उनके जो अपने MPs हैं वो भी जो है वो काफी ज्यादा इस मामले पर जो है वो नाराज भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बरतानी वज़ीर-ए-आज़म को
ने इस तरह का जो काम करके जब पूरी पार्टी को भी बदनाम किया है, तो मेरे ख्याल से इसके आने वाले दिनों के अंदर जो काफी सीरियस जो है वो इसके नतीजे निकलेंगे और मेरे ख्याल से तो प्राइम मिनिस्टर को स्टेप डाउन करना ही पड़ेगा। इसी तरह का जब एक मामला हुआ था तो थेरेसा मई को भी स्टेप डाउन करना पड़ा था। तो इसी तरह मुझे तो लगता है कि स्टेप डाउन करना पड़ेगा, लेटर और सूनर करना ही पड़ेगा। सही है। अफजल खान साहब, अगर प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन नहीं करते तो क्या होगा? जी, उसमें बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि अगर वो खुद नहीं होते तो जैसे मैंने पहले इशारा किया था, तो फिर गवर्नमेंट की जो अपने बैक बेंच हैं, इसमें एक 1922 कमेटी होती है जिसको लेटर लिखे जाते हैं, और ये लेटर लिखने अब शुरू हो चुके हैं। उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है चैलेंज के लिए, तो वो है 15%, तो ये कोई 54 एमपीज बनते हैं। तो जब इतने एमपीओ ने साइन कर दिए तो फिर ये समझें कि क्या होगा कि नॉर्मली ट्रेडिशनल गेम ऐसे होती है कि वो एक स्टोकिंग हॉर्स लगाया जाता है सामने, तो वो पहले राउंड में चेक करता है टेम्परेचर पार्टी के अंदर कैसे है, उसके बाद जो सीरियस प्लेयर हैं वो इस मैदान में आते हैं, और फिर उनमें जो विन होगा वो फिर आइंदा इन पार्टी का लीडर होगा, तो फिर वही जो है प्राइम मिनिस्टर होगा। इसमें जो असल मसला है वो यही है, दो साइड पे प्रॉब्लम आ रहे हैं। एक तो ये है कि जो कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू है, कानून की नज़र में आप चाहे जो भी हों वो बराबर हैं, और क्योंकि कानून क्लियर कट था और यहाँ पे कानून को ब्रेक हुआ है, तो मसला फिर ये बनता है कि इनको चार्ज किया जाएगा। अगर ये चार्ज हो जाते हैं तो जो फंडामेंटल आती है बात फिर वो ये है कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, जो इंटेग्रिटी है आपकी, ये सब इन क्वेश्चन हो जाते हैं। और जो ट्रेडिशनल रोल होता है वो ये है कि जो रूल मेकर हैं वो रूल ब्रेकर नहीं होते, उनको बाय एग्जाम्पल लीड किया जाता है, तो इसकी मॉरल अथॉरिटी खत्म हो जाती है। तो ये हुआ है, तो फाइन जो है वो तो आप कह सकते हैं 100 से लेके 10,000 पाउंड तक भी हो सकता है। वो पैसे से ज़्यादा मसला असल में है कि अगर वो चार्ज हो जाएं तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। और दूसरी तरफ जो मसला उनको आ रहा है वो ये है कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अपने रूल्स और ट्रेडिशंस हैं, उसमें रूल ये भी क्लियर है कि अगर आपने झूठ बोला है पार्लियामेंट के डिस्पैच में जो इन्होंने किया हुआ है, तो फिर वो जो है टेनेबल नहीं रह सकते, वहाँ मेंटेन सकते अपनी पोजीशन। और इसका ट्रेडिशन ये है कि जिस भी मिनिस्टर ने ऐसे अगर गलती हुई है तो फिर वो रिजाइन होता है। तो ये उनकी दूसरी ट्रेडिशन है जिसमें प्रेशर आएगा। तो थर्ड पॉइंट जो पॉलिटिकल लेवल में होता है वो ये है कि इस वक्त जो टेम्परेचर है पब्लिक का वो बहुत हाई है, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही जो चीज़ हुई है, वो समझते हैं कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मैंने ये चैलेंज मैंने फिर सोशल मीडिया पे अपने उस ट्वीट को, जो मेरा सवाल था वो भेजा था, उसमें सिर्फ मैंने अपॉलॉजी के लिए डिमांड की थी उस वक्त। तो उस वक्त जो रिस्पांस ट्वीट पे हुआ था, मुझे हंड्रेड्स के हिसाब से रिप्लाई आए थे, और वो सब ये कह रहे थे कि भाई ये गुड इनफ नहीं है कि वो सिर्फ अपोलोजाइज करें, इट्स गॉन टू फार, इनको अब रिजाइन ही होना पड़ेगा। सो जो पब्लिक टेम्परेचर है वो इनके खिलाफ जा रहा है, और जो बहुत से कंजर्वेटिव एमपी हैं वो इस चीज़ पे नज़र रखे हैं कि उनकी अपने ज़ाती नुकसान के अब क्या होगा अगर पब्लिक मूड इसी तरह चलता रहा। आपने देखा जो हमारे यहाँ सर्वे होते हैं, इस वक्त पहली बार पिछले 10-12 साल में लेबर पार्टी जो है 11 पॉइंट्स हेड हो चुके हैं कंजर्वेटिव पार्टी से, तो उनको अपनी सीटों का भी खतरा है। सही, बिल्कुल सही है जी। अच्छा, गुलाम हुसैन साहब, अगर वज़ीर-ए-आज़म चार्ज हो जाएं तो उनकी ज़ाती सियासत और पार्टी की सियासत पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ज़ाहिर है, मैं तो कहूँगा कि ज़ाती सियासत भी ख़त्म हो जाएगी और पार्टी को बहुत बड़ा धचका लगेगा। और जो प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन है, ये है तो काफ़ी दबंग, और जिसको आप कहते हैं कि काफ़ी ओपन माइंडेड है, खुली डुली बात करते हैं, और इनकी तकरीरें भी देख ले। लेकिन ये वाला, हालांकि खुद भी वो कोविड के अंदर जो है वो उनको भी कोरोना वायरस हो गया था 2 दफ़ा, और उनको पता भी है कि इसका ज़ाहिर है एक कितना इसका असर पड़ता है। और अगर आप इस तरह की पार्टी इस मुश्किल हालात में करते हैं तो पता नहीं ये उन्होंने इतना बड़ा रिस्क कैसे ले लिया। और चीज़ें छुपी नहीं रहती, आज नहीं कल चीज़ें बाहर आई जाती हैं।
तो अभी भी देखें, पहले इनकी जो एक तर्जमान थी, उनकी तरफ से पहले बात जो है वो आउट हुई, और अभी वो जो है वो डस्ट बैठी नहीं थी, तो उसके बाद जो है ये वाली इस पार्टी का आ गया। तो मेरे ख्याल से कि पूरी जो कंजर्वेटिव पार्टी है वो इस वक्त दबाव का शिकार है कि उनके प्राइम मिनिस्टर ने एक ऐसा एक्ट किया है जिसके ऊपर जो है वो तमाम जो सोसाइटी, सिविल सोसाइटी है और यहाँ के तमाम शहरी, वो इस पर बड़े हैरान है कि हमें जो है वो सारा कमरों में बंद कर दिया, हमारे ऊपर लॉकडाउन लगा दिया, कारोबार हर चीज बंद, क्योंकि वो इट वाज ए पीक टाइम ना, वो जो लॉकडाउन का कोरोना वायरस का था, उस दौरान जो है वो इस तरह की पार्टी करना, जबकि तमाम जो मीटिंग्स थी वो भी ऑनलाइन हो रही थी, वर्चुअल हो रही थी हर चीज, तो इस दौरान ही करना, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और अभी तक तो तसल्ली बख्श जवाब नहीं आया सिवाय अपोलोजाइज के। तो मेरा ख्याल है अभी ये खबरें आनी है कि बोरिस जॉनसन ने रिफ्यूज कर दिया है कि जी मैं रिजाइन नहीं करूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है ये बात यहाँ पर रुकने वाली नहीं है और ये डिमांड बढ़ती जाएगी। और जिस तरह अफजल खान साहब ने कहा कि पार्टी के अंदर से ही अगर 54 के करीब लोगों ने जो है वो इसकी डिमांड कर दी, तो फिर जिस तरीके अदम एतमाद जिसको हम कहते हैं वो भी आ सकती है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो जिसके मेरा तो यही ख्याल है कि ये प्राइम मिनिस्टर का रहना जो है वो मुश्किल हो रहा है जैसे जैसे टाइम आगे आ रहा है। ठीक है, चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में, वापस आते हैं तो मजीद बातचीत करते हैं, हमारे साथ रहिए। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। अहमद शहजाद साहब के पास मैं जाऊंगा। अहमद साहब, अभी 2-3 ऑप्शंस पे बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन कर सकते हैं या प्राइम मिनिस्टर चार्ज हो सकते हैं या उन पे जो है वो तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। अगर तहरीक अदम एतमाद आती है तो आपके ख्याल में नंबर गेम इस वक्त क्या है, प्राइम मिनिस्टर सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, मुझे नहीं लग रहा वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो टोरी पार्टी के, कंजर्वेटिव पार्टी के बैक बेंचर्स हैं, उनमें बहुत सी गमो गुस्सा पाया जा रहा है। और उसकी वजह यह है कि जो टोरी के वोटर थे, स्टॉन्च वोटर थे, सालों साल से टोरी पार्टी को वोट दे रहे थे, वो अब रेडियो पे आके कह रहे हैं, मीडिया पे आके कह रहे हैं कि हम कभी टोरी पार्टी को आइंदा वोट नहीं देंगे। हमें नहीं पता था कि इनमें कितनी ये जो चीजें इन्होंने की हैं, जो कानून की बालादस्ती को इन्होंने ठेस पहुंचाई है और जो झूठ बोले हैं, उससे हम लोग बहुत अपसेट हैं। तो इससे बहुत डैमेज होगा। बहुत से टोरी जो पार्लियामेंटेरियन हैं, वो अपनी सीटें लूज करेंगे और उनके पास कोई और चारा नहीं अपने आप को बचाने के लिए सिवाय इसके कि वो इसके प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है वोट जो है वो खिलाफ वोट दें और उसको निकालें वहां से और किसी और को लेके आए। अहमद शहजाद साहब, आप आइंदा चंद दिन में सियासी मंजरनामा क्या होता हुआ देखते हैं? देखिए, मेरे नज़र में ये सामने चीज आ रही है कि शायद एक दो हफ्ते में ही इनको रिमूव कर दिया जाए। अगर ना हुआ तो फिर शायद 1-2 महीने में, क्योंकि वो जो 92 इनकी कमेटी है ना, जो प्राइम मिनिस्टर को नॉमिनेट करती है और सपोर्ट करती है और सब कुछ, वो बहुत पावरफुल एक कमेटी है और उसमें हलचल मची हुई है अब। और बहुत से खतूत उन्हें मिल रहे हैं, बहुत से टेलीफोन कॉल उन्हें मिल रहे हैं कि इन्होंने पार्टी को डैमेज किया है और झूठ बोला है। देखिए, ये यहाँ की जो रवायत है, ये तो भाई एक सारी दुनिया में मशहूर है, ब्रिटिश पार्लियामेंट, और उसमें आके ये एक मिसाल बनी हुई है सारी दुनिया के लिए। बगैर कॉन्स्टिट्यूशन के ये पार्लियामेंट जो है वो चल रही है और ये मुल्क चल रहा है। और इस तरह के इतने बड़े बड़े झूठ जो कि पकड़े भी जा रहे हैं और बार बार पकड़े जा रहे हैं। तो एक दफा नहीं, अब तो एक झूठ आता है और दूसरे दिन दूसरा आ जाता है, तीसरे दिन तीसरा आ जाता है कि भाई ये इन्होंने किया, वो किया। और हम लोग तो भाई मास्क पहन के घर पे बैठे हुए थे, हमें निकलने की इजाजत नहीं थी जब ये पार्टियां मना रहे थे। तो ये चीज नोबडी इज अबव द लॉ। तो ये इंशाल्लाह ये तरीक जो है वो ये कामयाब होगी और डेमोक्रेसी जो है यहाँ का जो क्या नाम है, एक अच्छा नाम है हमारी पार्लियामेंट का, वो रिस्टोर होगा।
सही है। गुलाम हुसैन साहब, अगर फ़र्ज़ कीजिए प्राइम मिनिस्टर नहीं रहते, सर्वाइव नहीं कर पाते, तो क्या मंजरनामा आप देखते हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर होगा? ये वैसे मुश्किल सवाल कर दिया, लेकिन 2-3 नाम जो है वो गर्दिश में हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इस वक्त एक्सचेकर हैं ऋषि सुनक, वो भी हो सकते हैं, और कुछ लोग जो है वो ये भी कहते हैं जी प्रीति पटेल भी हो सकती हैं एशियन। और लेकिन जो मेरे ख्याल से ज्यादा लोगों की जो कहना है या ज्यादा लोगों का जो ख्याल है कि जो सेक्रेटरी सेहत हैं साजिद जावेद जो कि पाकिस्तान निजाम है, वो भी हो सकते हैं। तो ये कहा जा रहा है कि हो सकता है हो ही कोई एशियन ही इस आइंदा प्राइम मिनिस्टर हो। तो ये तीनों के नाम चल रहे हैं, और ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि साजिद जावेद की जो है वो इस तरह लॉटरी निकल सकती है, क्योंकि वो हैं तो ज़ाहिर टोरी पार्टी के, लेकिन वो बहुत ज्यादा बोरिस जॉनसन के लाइक माइंडेड नहीं है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको फिर पार्टी के दूसरे अफराद भी सपोर्ट करते हैं जो कि बोरिस के ज़ाहिर है करीब नहीं है। तो इस तरह उनका चांस जो है वो लग सकता है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह उन्होंने कहा कि फैसला वो कमेटी ने करना है, तो फिर ज़ाहिर है किसी और का भी नाम आ सकता है, लेकिन ये नाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्दिश के अंदर है। जी अफजल खान साहब, आप क्या किसी एशियाई तारकीन वतन में से किसी को देखते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हुए, इन केस अगर बोरिस जॉनसन साहब नहीं रहते? जी, मेरी राय इसमें यह है कि जो एशियन है इसमें सबसे बेहतर चांस अगर है तो वो ऋषि का है। अगेन इसके साथ जो मसला है वो ये है कि कितना जल्दी ये इलेक्शन होगा पार्टी के अंदर। जितना ये इलेक्शन देर से होगा उतना मैं समझाऊं कि ऋषि के चांसेस भी कम हो जाएंगे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि इस सारे कोविड-19 के मसाइल के अंदर ऋषि का मेन रोल रहा है फाइनेंस की तरफ, और फाइनेंस की जो एविडेंस सामने आ रहा है वो ये है कि बिलियंस के हिसाब से गैर जिम्मेदारी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं जिसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, नुकसान बहुत सा हुआ है। तो ये चीज़ें ज़्यादा सामने आ जाएंगी। तो जब ये ज़्यादा आ जाएंगी तो जो उनकी क्रेडिबिलिटी बनी हुई है वो डैमेज हो जाएगी। और उसके साथ दूसरा जो मसला है वो ये है कि कंजर्वेटिव पार्टी की सफ़ों के अंदर पर्टिकुलरली जो मेंबरशिप है उसके अंदर रेसिज्म जो है बहुत हाई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए शायद है, मैं समझता हूँ कि चांसेस स्लिम होंगे कि कोई एशियन प्राइम मिनिस्टर बन जाए इस तरह। तो चांसेस फिर यही है कि जब इस तरह के इलेक्शन होते हैं तो जो कहते हैं डार्क हॉर्स जो सामने नहीं होता, इस तरह का लोग आते हैं, और जो दो मेन हॉर्स होते हैं जैसे कि इस बार नजर आ रहे हैं कि लेस एक तरफ है और दूसरा ऋषि जो है वो दूसरी तरफ है। तो क्योंकि इनके आपस में हॉर्न्स लॉक इन होते हैं तो थर्ड पर्सन जो आ जाता है वो फिर एक पार्टी को साथ मिला लेता है, तो थ्रू दैट वो जीत सकता है। तो आई थिंक ये बात क्लियर है कि ये साल प्राइम मिनिस्टर बोरिस के लिए तो डेफिनेटली भारी होगा, ये सर्वाइव नहीं करेगा। और ये उनके लिए जो भारी है ये सिर्फ एक ही वजह से है जो अभी तस्वीर जारी हुई हैं या लीक हुई हैं, या मल्टीपल चीज़ें जमा हो रही हैं उनकी बकेट में? जी, मल्टीपल चीज़ें जमा हो रही हैं, यही एक बात नहीं है, बहुत से और चीज़ें हैं, कम से कम को हाफ डजन मुख्तलिफ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मसाइल हैं। इन पर्टिकुलर इनके लिए जो मसले हैं वो ये है कि एक ट्रेडिशन कह लें या एक इनकी रेपुटेशन बन चुकी है कि ये झूठे हैं। तो दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। बरतानिया की तारीख में ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा जिसको इस नज़रिए से देखा जाए। मुश्किलात होती रही हैं दूसरे प्राइम मिनिस्टरों को भी, लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह बोरिस के है। तो इसमें एक एग्जांपल ये है कि इसने एक अपना फ्लैट भी रिपेयर कराए थे। उस फ्लैट में अगेन मसला यही है कि इसने पैसे बाहर से लिए थे, और जब इससे पूछा गया था तो इसने जो जवाब दिया था वो झूठ था। और बाद में ये चीज़ सामने आ चुकी है कि ये भी झूठ है। मगर फिर सवाल ये पैदा होता है ना कि अगर माजी में वो झूठ बोलने पर सर्वाइव कर चुके हैं तो इस मर्तबा झूठ बोलने पर अगर उन्होंने झूठ बोला तो वो सर्वाइव क्यों नहीं कर सकते? अब अगर की तो कोई बात नहीं रह रही, बात सिर्फ जो रह चुकी है वो ये है कि वो इंटरप्रिटेशन जो अब दे रहा है वो, जैसे आप के स्पीकर साहब ने ये कहा था कि भाई उन्होंने माजरत कर ली है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जो माजरत भी की है वो भी बहुत क्वालिफाइड की है, और अब भी वो ये कह रहे हैं कि मुझे थैंक यू कहने के लिए 25 मिनट के लिए वहाँ नहीं जाना चाहिए था। तो वो बड़ा पर्सनल लेवल पे इस पॉइंट को कह रहे हैं कि मैं बेकसूर हूँ,
लेकिन हकीकत ये है कि एक तो ये खुद इन्वॉल्व हुए हैं, दूसरा जो उनके लिए मसला बन रहा है वो जो पूरा कल्चर सामने आ रहा है वो ये शो कर रहा है कि ये रूटीन रही है डाइनिंग स्ट्रीट में, और क्योंकि डाइनिंग स्ट्रीट जो है इनकी जिम्मेदारी है तो इससे वो भाग नहीं सकते। सो आई थिंक ये जो मसला अब बना है, पहले जो चीजें आ रही थी उसके साथ ये कहते हैं ना कि स्ट्रो दैट ब्रोक द कैमल्स बैक, तो अब ये है, इसलिए मैं समझता हूँ कि सर्वाइव नहीं करेगा क्योंकि इसकी जो रेजोनेट पब्लिक के अंदर है वो बहुत स्ट्रांग है। राइट सर, चलिए मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं डिस्कशन को और ये भी देख लेते हैं कि इस वक्त सूरत हाल कोविड के हवाले से क्या चल रही है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। गुलाम हुसैन साहब, ये बताइए कि इस वक्त कोविड की सिचुएशन क्या चल रही है? ओमिक्रॉन कितना फैला हुआ है, कितना कंट्रोल में है, कितनी परेशानी की सूरत हाल है, कितना लॉकडाउन है या पार्शल है, क्या इस वक्त चल क्या रहा है? देखिए, इस वक्त ओमिक्रॉन के केसेस भी ज़ाहिर है बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस के भी नए जो केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, गुज़िश्ता रोज भी 1,40,000 के करीब नए केस रजिस्टर्ड हुए, तकरीबन 400 के करीब जो है वो मौत भी हुई। तो इसी तरह चल रहा है कि 1 लाख से ज़ायद केस जो है वो तकरीबन एवरीडे रिपोर्ट हो रहे हैं। और गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा सा रिलक्टेंट इसलिए है लॉकडाउन लगाने से या मजीद पाबंदियां लगाने से कि साइंटिस्ट के मुताबिक ये जो ओमिक्रॉन है ये फैलता बहुत तेजी से लेकिन बहुत ज्यादा डेडली नहीं है। इसकी वजह से जो है वो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग करके और लोगों को ये एडवाइस दें कि वो घरों से काम करें। रोजाना हो रही है ज्यादा, अगर 400 बात रोजाना हो रही है तो ये तो एक तशवीश की बात तो है गुलाम हुसैन साहब। नहीं, वो है, लेकिन जो जितनी बड़ी तादाद के अंदर केसेस नए रजिस्टर्ड हो रहे हैं, अगर आप परसेंटेज करें तो उसके हिसाब से परसेंटेज बहुत कम है। क्योंकि जब पिछले साल जब ये केसेस बढ़ रहे थे तो उस वक्त जो है वो अमवात भी काफी बड़ी तादाद के अंदर हो रही थी। तो ज़ाहिर है कंसर्न तो है गवर्नमेंट, ये नहीं कि नहीं है। और साजिद जावेद ने जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं उन्होंने 2 रोज पहले कहा है कि हमारी पूरी कोशिश है कि हम इसको कंट्रोल कर पाएं। और अगर ना हुआ, क्योंकि सबसे बड़ा जो मसला आ रहा है वो आ रहा है कि जो हेल्थ स्टाफ है वो छुट्टियों पर है बहुत ज्यादा, और वो इसी वजह से छुट्टियों पर है कि किसी के अंदर सिम्टम्स हैं और किसी को फियर है कि वहां हम जाएंगे तो हमें इस तरह का ना हो जाए। क्योंकि बहुत ज्यादा माजी के अंदर जो है वो अमवात भी हुई हैं मेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की, नर्सेज की, पैरामेडिकल स्टाफ की। इसलिए लोग थोड़े से जो है वो एहतियात कर रहे हैं और इसकी वजह से शॉर्टफॉल है हॉस्पिटल्स के अंदर, और जिसकी वजह से जो है ज्यादा परेशानी हो रही है और केसेस भी बढ़ रहे हैं। और दूसरा ये है कि जो हमने पिछले हफ्ते तफसील से प्रोग्राम भी किया था, हेल्थ सिस्टम के ऊपर एक दबाव बढ़ रहा है, पिछले हफ्ते हमने इस पर प्रोग्राम भी किया। जी जी, बिल्कुल सही है। तो अहमद शहजाद साहब, ये जो हुकूमत का फैसला है कि इस लॉकडाउन ना लगाया जाए, आपके ख्याल में ये सही स्ट्रेटजी है या केसेस की तादाद को देखते हुए, अमवात की तादाद को देखते हुए लॉकडाउन ही बेहतर हल है? आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, ये जो गुलाम हुसैन साहब ने आपको बताया है ना, बिल्कुल ये दुरुस्त है कि एक तो देखिए, एक जिंदगी का भी जाना जो है वो परेशानी है, टू बी ऑनेस्ट जी। और यहाँ यूरोप में से तमाम मुल्कों में से इंग्लैंड और यूके की जो ये रेशो ऑफ इन्फेक्शन है वो ज्यादा है और डेथ भी ज्यादा है। तो इसलिए हमें कंसर्न भी है हम लोग। और ये जो नया वायरस आया है अभी, वेरिएंट है जो, ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये बात ठीक है कि वो इतना डेडली नहीं है जितने पहले वाले थे, लेकिन फिर भी ये बहुत एक कंसर्न की बात है। मेरे ख्याल में अगर ये इसी तरह बढ़ता रहा 2-4 हफ्ते तो शायद किसी हाफ लॉकडाउन या किसी किस्म का वो तरीका अख्तियार करें जिससे इसको कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अभी लोगों को बूस्टर भी लग चुके हैं, बहुत से कितने मिलियन लोगों को, और जिनको नहीं लगे उनको भी ये अभी कोशिश कर रहे हैं लगाने की। तो ये इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन टू बी ऑनेस्ट। इंग्लैंड जो है उसमें इतने वो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो कैंपेन चला रहे हैं, डॉक्टर, नेशनल हेल्थ सर्विस, कि उनको बूस्टर लगाए जाएं लोगों को, सब कुछ। हमारी मस्जिदों में, हमारे यहाँ टेम्पलों में, यहाँ रिलीजियस सेंटर्स में, कम्युनिटी सेंटरों में
उन्होंने खोल दिए हुए हैं। मैं अभी अभी बैठा हुआ हूँ वहीं हमारी मस्जिद में, ये वैक्सीनेशन सेंटर है। हमने 10,000 वैक्सीनेशन यहाँ किए। आज 10,000वां जो था अभी अभी वैक्सीनेट किया है हमने एक बंदे को यहाँ। तो मकसद मेरा कहने का है कि इट्स ए डेंजरस सिचुएशन, और उसमें किस तरह इससे निकलें किसी को समझ नहीं आ रही, लेकिन एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू बी सेफ, एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू कोऑपरेट विद द नेशनल हेल्थ सर्विस एंड सो। और मेरी वाइफ खुद डॉक्टर है, वो हॉस्पिटल में काम करती हैं। और मैं आपको बताता हूँ, जो गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि स्टाफ जो है, बहुत से लोग इन्फेक्टेड हैं और बहुत से लोग जो हैं वो एग्जॉस्टेड हैं सुबह शाम काम कर करके। तो ये सारी गमगीन सिचुएशन है, और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करे और इस वबा से हमारी जान छूटे। जी, अफजल खान साहब, आपके ख्याल में और फिर जनरली आपके जो कोलीग्स हैं पॉलिटिशियंस में क्या फील है कि ये जो एक नई लहर का सामना है, अगरचे ये दूसरे मुल्कों में भी है, तो ये हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज़ की वजह से हुआ है? जैसे कि बोरिस जॉनसन को तनकीद का निशाना बनाया भी जाता रहा है मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, ओपोनेंट पार्टीज़ की तरफ से, खुद उनकी अपनी पार्टी में से भी कुछ लोग उनकी पॉलिसीज़ पर तनकीद करते रहे हैं, या फिर आप समझते हैं कि गवर्नमेंट ने तो अच्छी पॉलिसीज़ इख्तियार की, ये होना ही था और ये इसको रोकना नामुमकिन था जो आज सिचुएशन फेस करना पड़ रही है? जी, मैं ये समझता हूँ कि एक्चुअली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है पिछले 2 साल से कोविड-19 के नुक्ता नज़र से वो नाकस रही है। नाकस इस नुक्ते से रही हैं कि हमारे पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ सिस्टम है NHS, उसके बावजूद हमारे जो डेथ टोल है वो वन ऑफ द हाईएस्ट रहा है। तो इस सारी चीज़ को सामने रखते हुए इसमें क्लियर है कि ये मसला रहा है। अब मसला ये है कि इस बार इनकी हिकमत अमली जो थी वो डिफरेंट थी। यहाँ UK के अंदर नॉर्दर्न आयरलैंड में इसको रिस्ट्रिक्शन किया गया था, स्कॉटलैंड में यहाँ किया गया था, वेल्स में किया गया था। तो फिर क्या वजह है कि उन्होंने इंग्लैंड में नहीं किया था? उसकी जो बुनियादी वजह है वो ये है, ये नहीं कि नंबर बढ़ नहीं रहे थे, नंबर रिकॉर्ड लेवल पे हैं। और दूसरा इसके साथ प्रॉब्लम ये भी था कि जो विंटर होता है ये NHS के लिए हमेशा कई सालों से बहुत मुश्किल होता है कि फुली स्ट्रेच होते हैं। और तीसरा मसला इसमें ये था कि जो हेल्थ सर्विस है ये पूरी जान लगा रहे थे और पिछले 2 साल से ये कर रहे हैं, तो वो जो एग्जॉशन होता है वो भी है। तो उसके बावजूद और जो साइंटिस्ट थे उनके मशवरे के बावजूद इन्होंने फर्दर स्टेप क्यों नहीं लिए? और उसकी बुनियादी 2 वजह हैं। एक वजह तो ये है कि ये जो खुद जो इस चीज़ में फंसे हुए हैं वो पार्टियों के नुक्ते नज़र से कि अब इसको ये डबल स्टैंडर्ड सामने आ रहा है, तो इनके लिए मुश्किल था। दूसरा, इनकी पार्टी के MPs की सफ़ों के अंदर वेल ओवर 100 ऐसे थे जो इस चीज़ के सख्त खिलाफ हैं और उन्होंने वार्निंग दी हुई थी प्राइम मिनिस्टर को। तो ये पार्टी के मफाद को सामने रखते हुए उन्होंने ये हिकमत पैदा की है जिस तरह उन्होंने हैंडल किया है, ना कि मुल्क के मफाद में। तो ये खुद जो है तशवीश है। सही है, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम हुसैन साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अफजल खान साहब, अहमद शहजाद साहब, आपका भी प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बरतानिया के मुस्तकबिल का फ़ैसला शायद चंद दिन में होगा, उनके ऊपर दबाव काफ़ी ज़्यादा है। अब देखिए वो इस दबाव को झेल पाते हैं या बरतानिया में कोई तब्दीली आती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।